हिंद आप सभी का स्वागत है न्यू पाठशाला पर। आज की क्लास यूट्यूब पर पहली बार 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ यूपी टेट बीबीएससी एंड सी टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास में। और ये रहा आपके सामने हिंदी वर्णमाला का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को देखेंगे, जिससे कि हमारे एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा तैयार हो जाए। ठीक है, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन है। इस श्रृंखला में आपका 15 क्वेश्चन है और ये टीचिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हिंदी वर्णमाला टॉपिक का। ये 15 क्वेश्चन आप कर लें तो आप अपने को 100% बेहतर मानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अयोगवाह वर्ड कौन सा होता है। अयोगवाह वर्ड कौन है, किसे कहते हैं, इसके चलते इसके बारे में देखते हैं। अयोगवाह मतलब होता है अयोगवाह, मतलब इसका वर्णमाला में जोड़ नहीं है, फिर भी वाह मतलब वहन, इसका वहन होता है। इसका वहन होता है किसके माध्यम से? स्वर के माध्यम से इसका वहन होता रहता है। ठीक है, आइए आपके सामने ये पहला ऑप्शन ही है। ई तो स्वर है, ठीक, ये भी आपका स्वर है और ये भी आपका स्वर है, ये संयुक्त स्वर आपका है। ठीक है, तो अब बचा ऑप्शन सी, यही आंसर इसका है। अनुस्वार और विसर्ग को ही बोलते हैं अयोगवाह। अनुस्वार मतलब ये और विसर्ग मतलब ये। विसर्ग में क्या है? विसर्ग जो है आपका ये बिंदु, ये जो है उच्चारण में आपको ह की तरह उच्चारित होगा। जैसे हम बोलते हैं अतः, अतः ह का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो और अनुस्वार को देखिए। अनुस्वार मतलब मैंने लिखा ये गंगा, तो अनुस्वार जो है ना ये न की तरह उच्चारित हो रहा है, न। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पंचम ओढ़ है, पंचम ओढ़ वर्गों का पंचम ओढ़ है, वो जो है न की तरह उच्चारण होता है, यानी कि उसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ड। तो न की तरह उच्चारित होने के कारण इसको अयोगवाह वर्ड में रखा जाता है, और ह की तरह उच्चारित होने के कारण इसको विसर्ग के रूप में रखा जाता है। मतलब इनका अपना मतलब उच्चारण का कोई इनका भाव नहीं है, और ये हमेशा स्वर के साथ ढोए जाते हैं। जैसे कि व्यंजन का भी वहन जो है स्वर ही करता है, बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन पूर्ण नहीं होता। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी। आंसर आपके सामने है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें कौन सा व्यंजन, ये है जो आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये। ठीक है, चलिए हम अब ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले प्रकंपी व्यंजन कौन होता है? प्रकंपी व्यंजन हमारा र होता है। र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रकंपी व्यंजन के नाम से भी र को जाना जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? स्पर्शी यानी जो वर्गीय व्यंजन नहीं, वर्ग वाले व्यंजन होते हैं 25, वही आपका क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। तो यानी मतलब ए भी आंसर इसका नहीं है, आंसर बी भी इसका नहीं है। अब सी आते हैं, संघर्षी जो उसमें व्यंजन, ये इसका राइट आंसर है सी। अंतस्थ व्यंजन अब देख लीजिए क्या होता है। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से आपको कराया जाएगा। एक क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शन के साथ हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। जीभ के प्रयोग के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर के बारे में देखिए, ये इसका मतलब क्या ही कहना चाह रहा है।
जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं ना, स्वर का जो हम उच्चारण जब करते हैं तो इनको कई प्रकार में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक वर्गीकरण होता है इसका जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ठीक है। माने वह स्वर जो है जीभ के किस भाग से उच्चरित हो रहा है, आगे वाले भाग से, मध्य वाले भाग से या पिछले भाग से। तो ये पिछला मतलब पश्च स्वर है, ठीक है। तो हम यही देख लेते हैं हल्का हल्का। आपका अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर कौन सा है और मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। देखिए हम ऐसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन चलता रहेगा। अग्रस्वर आप उच्चारण करके देखिए, शुरू से आप स्वर उठा के देखिए। अ क्या उच्चरित हो रहा है अग्र, और आपकी जीभ के अगले भाग से नहीं होगा। तो होता कौन कौन सा है, मैं लिख देता हूँ आपका। छोटी ई, दीर्घ ई, ठीक है, और छोटा ए, एक ए, ठीक है। ये अग्रभाग से उच्चरित होने वाले स्वर हैं, ये चार। मध्य में केवल एक आप उच्चारण करके देखिए, अ ही पाएंगे, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जितने बचे आपके वो इसमें आ जाएंगे, यानी आ के बाद बचा आपका उ, ओ और वो। ये स्वरों का जीभ के आधार यानी जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण है, ठीक है। आपके सामने ये रहा। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। अब देखिए आ इसमें किस में है, आ देखिए पश्च स्वर पे है, तो ये इसका राइट आंसर है। ई किस नंबर पे, देखिए अग्र स्वर है, तो ये आंसर नहीं होगा। मध्य स्वर है, आंसर नहीं होगा। ए किस में आ रहा है आपका, अग्र स्वर में, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका होगा। देखिए जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ये उठाया, तो हमने चार ऑप्शन से डील किया और हमने इस पश्च स्वर के बारे में यानी जीभ के आधार पे जो स्वर के उच्चारण होने वाले पार्ट है उसको हमने देख लिया। आप देखेंगे थ्योरी भी इसमें कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आगे भी। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से महाप्राण वर्ड कौन से हैं। यहाँ आपको हिंट भी दे दिया गया है। हिंट क्या दिया गया है कि महाप्राण क्या होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आते हैं। हम जब किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो पहले तो हम देखते हैं जैसे कंठ से हो गया, मूर्धा से हो गया, तालु से हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्राण वायु, मतलब कि ऑक्सीजन या हवा कुछ बोल सकते हैं। जैसे किस वर्ड को बोलने में मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, ठीक है, मुंह से कम हवा निकलती है, उसके आधार पे, उस आधार पे हम देखते हैं। एक है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब सीधे सीधे है कि हवा कम निकलती है, ठीक। और दूसरा आपका महाप्राण जो दिया है, महाप्राण, इसमें क्या होता है, हवा ज़्यादा निकलती है। अल्प प्राण का क्या है, इसमें देखिए ल है ना, ल को समझ जाइए कि ये 3 है। तो वर्णमाला का 1 और 3 और 4 वर्ड जो हैं वो वर्ग के पहला लेटर, जैसे कि क, फिर ख नहीं होगा, ग होगा, फिर आपका अंगा जिसको बोलते हैं वो होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लेटर आपका किस में आता है, अल्प प्राण में। और हमारे जो सभी स्वर हैं ना, सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर लेटर 11 स्वर वो भी आते हैं हमारे अल्प प्राण में, ठीक है। और जहाँ सभी स्वर रहेंगे वहाँ अंतस्थ व्यंजन आके चिपक जाएगा। तो अल्प प्राण से उच्चरित होने वाले हमारे य, र, ल, व भी हैं, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो हमने देखा अल्प प्राण से उच्चरित होने वाले वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लेटर, सभी स्वर, और स्वर जहाँ भी रहेगा अपने आप अंतस्थ व्यंजन वहाँ पे चिपक जाएगा। हमारे क्वेश्चन पे महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा लेटर, ठीक। उसके अलावा इसमें आपका ऊष्म व्यंजन आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन मतलब बड़ा स, षटकोण वाला स, छोटा स और ह, ये हमारे महाप्राण वर्ण है। तो ऑप्शन के साथ आइए। क किस में है, पहला लेटर है, तो ये होगा नहीं, अल्प प्राण है। ग तीसरे नंबर पे आता है, अल्प प्राण है, नहीं होगा। च फर्स्ट पे है, अल्प प्राण है, नहीं होगा। ख दूसरा नंबर पे है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा महाप्राण है। तो आपने देखा कि हम लोग एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और थ्योरी बना ले रहे हैं। ये पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका है।
तो हमारा प्लान यही रहेगा कि हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, बाद में समराइज करके थ्योरी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ज्ञ। ज्ञ मतलब हम लोग ज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण बोलते हैं इसको ज्ञ, ज्ञ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग यानी मेल से बना है, ठीक। सबसे पहले तो जानिए है क्या। जो हम ज्ञानी बाबा लिखते हैं ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होगा कि संयुक्त व्यंजन में ये दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब और आप देखेंगे कि मूल जो है, जो हमारी वो है ना व्यंजन का वर्णमाला है, उसमें वर्णमाला में इनको स्थान नहीं दिया जाता। जो हम कहते हैं मूल रूप से कितने व्यंजन है, तो व्यंजन आपको कहा जाएगा कितना, 33, जिसमें संयुक्त व्यंजन का नाम नहीं रहता, ठीक, इसीलिए नहीं रहता। तो दो वर्ड इसमें क्या होते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट लेटर और इसमें टू एंड लेटर मतलब वर्ड, तो फर्स्ट लेटर जो भी रहेगा वो आपका हलंत की तरह होगा। जैसे हम इसी के बारे में देख लेते हैं। ये बनता है, इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेटर जो है हमने ज लिखा, ये हमेशा हलंत वाला होगा। और सेकेंड आपका या, ये पूर्ण वर्ड होगा यानी स्वर सहित होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वह स्वर रहित होगा और सेकेंड आपका स्वर सहित होगा। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ पास में। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। एक आपके सामने ये है, एक त्र है, एक छतरी वाले छ हैं और एक श्रीजी वाले स्र है, ठीक। इनको भी हम समझ लेंगे किस किस वर्ड से मिलके बने हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर देखिए, आपका सही उत्तर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अल्प प्राण है? मैंने आपको अल्प प्राण तो बता ही दिया था। अब यहाँ सघोष आया, सघोष के बारे में भी देखिए, फिर ऑप्शन के साथ डील करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम जिस तरीके से हमने अल्प प्राण और महाप्राण के माध्यम से स्वर हो या वो व्यंजन हो, जो भी वर्ण है उनके उच्चारण होने का देखा। अब एक होता है उच्चारण होने का तरीका सघोष और घोष, ये भी होता है एक सघोष, सघोष को हम बोलते हैं घोष, और एक होता है अघोष। ये कंपन के आधार पर वर्गीकरण है। अल्प प्राण जो है ये आपका था, प्राण मतलब हवा के आधार पर। ये हमारा अघोष जो है, घोष सघोष वाला जो है, ये होगा आपका कंपन के आधार पर, कि हम जब वर्ड बोल रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं तो कंपन हो रहा है कि नहीं, उसके आधार पर। तो सघोष में कौन कौन से वर्ड होते हैं? सघोष मतलब इसका एग्जाम्पल सीधा सा ही है, 3 4 5। और अघोष में 1 2 केवल। अघोष मतलब इसमें क्या है, कंपन। अघोष में मतलब कंपन नहीं होता है, ठीक है, कंपन नहीं। और सघोष में क्या है, कंपन होता है, ज़्यादा कंपन। अब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष या घोष होता है, ठीक। और अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा लेटर। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे रखते हैं। अब सघोष में क्या होता है, आपका सभी स्वर हमारे इसमें आ जाएंगे, सभी स्वर सघोष में आ जाएंगे। और हमारा अंतस्थ व्यंजन, जहाँ स्वर रहेगा वहाँ अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं अंत लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, लिख दे रहा हूँ अंतस्थी, अंतस्थ व्यंजन। और इसमें एक और आता है ऊष्म व्यंजन का, जो ह आता है ना, वो सघोष में आता है। और बकिया ऊष्म व्यंजन के जो तीनों स हैं वो हमारे अघोष में आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो अल्प प्राण और सघोष दोनों है, यानी एक कॉमन नंबर होना चाहिए। यानी इसमें कॉमन नंबर कोई मिल रहा है। अल्प प्राण क्या होता है, 1 3 5 लिख देता हूँ यहाँ।
1 3 5, यानी कि वो लेटर पांचवा और या तो तीसरा होना चाहिए। ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो ये आंसर नहीं होंगे। ठीक, ये ज है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए सगोश में भी है और आपका अल्प प्राण में भी है, यानी ज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक्स्ट्रा डाटा जो दिया गया वो भी आपको सही सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले कदम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में मूल स्वर की संख्या, यानी मूल स्वर को ही हर्ष स्वर कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्वरों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार में। ऐसे तो मुख्य रूप से स्वरों को 2 ही प्रकार में बांटा गया है। एक आपका जो है मूल स्वर या हर्ष स्वर, इसको हम बोलते हैं लघु स्वर भी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर भी। ओके, इनकी टोटल संख्या जो है कितनी है? 4 है। 4 नंबर पे कौन कौन है? अ है और छोटी ई है, छोटा ऊ है और वो र ऋषि का। ठीक है, ये हमारे मूल स्वर, यही मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं और लघु स्वर हैं और एक मात्रिक स्वर हैं, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, अ अपने आप में सिंगल है, ई सिंगल है, ऊ सिंगल है और ई भी सिंगल है। और सेकेंड नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। स्वर के ये प्रकार है। ठीक है, दीर्घ स्वर, जिनकी टोटल संख्या होती है 7। अभी 11 स्वरों में से इनके अलावा जो भी बच गए वो इसमें आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। ठीक है, तो स्वरों की ह्रस्व स्वर की संख्या आपका आंसर मिल गया 4। 11 क्या है? सभी स्वर। ठीक है, इनको कह सकते हैं सभी स्वर, इनको कह सकते हैं आप दीर्घ स्वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन क्या? सबसे पहले पार्श्विक व्यंजन के बारे में समझ लेते हैं। पार्श्विक के बारे में जानते हैं क्या है पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं तो जीभ के बगल से इधर उधर से हवा जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसका अर्थ यही है, यानी किसी लेटर या वर्ड का हम उच्चारण जब करते हैं तो जीभ के अगल बगल से जब हवा निकल जाती है तो उसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। ऐसा केवल एक ही है इसमें। ठीक है, अब चारों ऑप्शन के साथ डील करते हैं। यह तो हमारा अर्धस्वर और अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, देखिए यह को अर्धस्वर भी बोला जाता है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन है, वह भी हमारा अंतस्थ व्यंजन है, इसको भी अर्धस्वर। वर्णमाला में हमारे 2 अर्धस्वर हैं, यह और वह। र को आप देखेंगे तो ये भी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो केवल एक ही है ल बचा, यही पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, और ये भी अंतस्थ व्यंजन की ही श्रेणी में आता है। बट हम एक स्पेशल कैरेक्टर पूछा गया था पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये ल होगा। और र के साथ भी यही है। र को हम लुंठित और प्रकंपित और लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन और र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। यह और वो को हम जानते हैं अर्धस्वर के रूप में। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन के लिए आंसर हमारा ल होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा। उच्चारण स्थान क्या? इनका उच्चारण स्थान क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ। अब ऑप्शन को थोड़ा मैं वो कर देता हूँ। अब कंठोष्ठ मतलब क्या है कि वो वर्ड जो कंठ और ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण होता हो। दंतोष्ठ में भी वही है, दंत और
ओष्ठ। तब तक आप देखते रहिए। ओष्ठ मतलब केवल ओष्ठ, और कंठ तालब में भी वही है कि वो लेटर जो कंठ और तालव्य दोनों से उसका उच्चारण होता हो। ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे दिया ए और ए। सबसे पहले ये तो स्वर है, ये स्वर दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर, और इसको संयुक्त स्वर बोला जाता है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं हमारे चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। संयुक्त स्वर चार होते हैं। कौन कौन से? ये वाले, और यहाँ लिख देता हूँ ओ और औ। ये संयुक्त स्वर चार हैं। संयुक्त स्वर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अलग अलग वर्ड से मिलके, अलग अलग स्वर से मिलके बनते हैं। जैसे इनका उच्चारण अ और छोटी ई से हुआ है, इसका निर्माण तो अ प्लस ए से हुआ है, और इसमें अ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, ये वाला इसमें, चलिए लिख देता हूँ कहीं पे थोड़ा सा। इसका उच्चारण होता है, मतलब इसका निर्माण होता है आपका अ प्लस ओ से। आपको पूरा पढ़ाएंगे, ये तो क्वेश्चन करा रहे हैं ना। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन में क्या है। ए, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कि ये मैंने आपको बताया कि अ और ए ई से मिलके बना है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो उस हिसाब से कंठ तालव्य इसका आंसर होगा, आंसर सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बड़ी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 10, ड ढ को वर्णमाला में क्या कहा जाता है? देखिए ड ढ है ना, नीचे बिंदु है इनके। ठीक, एक होता है सिंपल, ये तो हमारे वर्णमाला में है। ठीक है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, ट वर्ग में आते हैं ये, और इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, आप करके देखिए ड ढ, तो जीभ ऊपर जाके मूर्धा से टच करके बहुत तेजी से नीचे आ जाती है, ड ढ ड ढ। इसीलिए इसको नाम दिया गया उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर सही है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा, स्र। अंतस्थ व्यंजन भी चार होते हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन भी चार होते हैं, तीनों स और ह। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखिए एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ऑप्शन के माध्यम से, वो आपका रिवीजन का काम कर रहा है। ठीक है, जिससे आपकी थ्योरी भी बिल्डअप हो रही है क्वेश्चन के साथ। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 11 होगा। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर, मैंने आपको देखिए पीछे बताया कि अर्धस्वर य और व होते हैं। ठीक है, य व, ये आपका उष्म व्यंजन है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका अयोग वाह है। ठीक है, अयोग वाह। ये देखिए कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अब कहते हैं, इसमें ऑप्शन पे आते हैं, तालव्य से किस वर्ण का उच्चारण होता है? सॉरी, तालव्य से आपका च वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक, दंत से त वर्ग का उच्चारण, त वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, सही से लिख देता हूँ, त वर्ग। और कंठ से आपका देखिए क वर्ग, और देखिए एक ह का भी उच्चारण जो है कंठ से ही होता है, और अ और आ का भी उच्चारण जो है कंठ से होता है। दंत से हमारे छोटे स का भी उच्चारण होता है। ठीक है,
और तालव्य से हमारे सबसे बड़े वाले स का भी उच्चारण होता है। मूर्धा से ही टवर का उच्चारण होता है और खटखुड़ वाले स का उच्चारण होता है, और हम जो हमारा री स्वर है इसका उच्चारण होता है, ठीक। और हमारे र का भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। होठों की स्थिति के आधार पर उ, दीर्घ ओ और वो औ कौन से स्वर हैं। अब होठों की स्थिति पे मैंने आपको पीछे शायद बताया था। होठों की स्थिति क्या होती है, दो प्रकार से होती है। दो प्रकार क्या है, एक में हमारा होठ वृत्त की तरह बनेगा, ठीक, गोलाकार, वृत्तमुखी बोलते हैं, वृत्तमुखी। और एक बनता है अवृत्तमुखी, यानी गोलाकार नहीं बनता पूरी तरीके से। तो इनका उच्चारण इस आधार पर होता भी है, ठीक है। तो आप उच्चारण करके देखिए, क्या जो क्वेश्चन है उ ओ औ, इनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठों का आकार जो है गोलाकार बनता है वृत्त की तरह, उ ओ औ, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको समझ में आएगा कि ये वृत्तमुखी है। अब मध्य स्वर आप जानते हैं क्या है, केवल इसको मध्य स्वर बोलते हैं। अब समृद्ध स्वर जानते हैं आप क्या, ये किसका पार्ट है, समृद्ध स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का जब उच्चारण होता है तो उसको चार प्रकार में बांटा जाता है। हल्का हल्का लिख देता हूँ, चार प्रकार में क्या है। विवृत स्वर, विवृत स्वर यानी मुख पूरा खुला रहता है, ठीक है, सी की तरह बनाता हूँ, मुख पूरा खुला रहता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है अर्ध विवृत स्वर, मुख थोड़ा कम खुला रहता है, ठीक। फिर आता है समृद्ध स्वर, यानी मुख पूरा बंद रहता है। फिर आता है अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें थोड़ा सा मुख खुला रहता है। समझ गए आप। हाँ, एक यहाँ अवृत्तमुखी है ना। तो अब जब स्वरों का उच्चारण हम कर रहे थे, क्वेश्चन का जो स्थिति है उसके हिसाब से, तो ये चारों लेटर तो हो गए वृत्तमुखी में, और जितने भी अब बचे, कौन कौन से बचे आपके, अ, आ, ए, ऐ और ई और ई, ये आपका अवृत्तमुखी आते हैं, ठीक है। अब मध्य स्वर अ है। अब समृद्ध स्वर का आंसर, वैसे तो जब इसको क्रम से बताएंगे बता देंगे। अब समृद्ध स्वर को आपको स्वरों को बांट के देखना पड़ेगा, क्योंकि अ यहाँ निकाल दिया, यहाँ मैं बताता हूँ। विपरीत स्वर होता है आ, ठीक। अब अर्ध विपरीत में आता है आपका, अच्छा ये मध्य स्वर, सॉरी, अर्ध विपरीत में होता है अ। इसी तरीके से इसका क्रम है, जगह नहीं है इसको, चलो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और आज का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, अघोष वर्ण। मैंने पीछे आपको बताया है, सघोष, अघोष। सघोष मतलब कंपन के साथ, अघोष मतलब कंपन जिसमें कंपन ना हो, अघोष वर्ण। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, हाँ, इसमें क्या होता है, अघोष में 1-2 वर्ग का 1-2 लीटर, और सघोष में 3, 4, 5 नंबर लीटर। अब देखिए इसमें से कौन सा है, अघोष चाहिए आपको, अघोष चाहिए तो चाहे 1 हो नंबर पे हो, चाहे वो 2 नंबर पे हो। अब देखिए क्या है, ग 3 नंबर पे आता है, ये होगा नहीं। क 1 नंबर पे आएगा, तो क, इसका राइट आंसर है क, ठीक है। ज 3 नंबर पे आएगा नहीं, ज 3 नंबर पे आएगा नहीं, 4 नंबर पे है, नहीं ये आएगा नहीं, ठीक है। आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, र व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से क्या कहा जाता है।
अब आपके सामने ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, यानी आप कमेंट में इसका आंसर जो है आप कमेंट करिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब आप जो है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और अपना सबसे मुख्य बात अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्लास कैसी रही, इसमें कुछ गलती है या सब ठीक है। जैसा भी ओपिनियन हो, लाइक डिसलाइक आप सब जो है आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी अगली क्लास को डिज़ाइन करेंगे। मिस्टेक अगर होगा तो उसको सही करने की पूरी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। आप साथ देते रहिए। आपको ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन की श्रृंखला चलाएंगे। वीक में हम चलाएंगे कितना, थोड़ा देख लेते हैं। हम वीक में जो है 5 डे 15 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। और लास्ट का जो सैटरडे आएगा, एक दिन मान के चलिए, उस दिन समराइज़ करके जिस टॉपिक का मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको समराइज़ करके छोटा में ही थ्योरी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का तरीका कुछ अलग ही होगा। ये नहीं कि पहले हम थ्योरी फिर क्वेश्चन, नहीं, हम पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जहाँ फंसेंगे उस हिसाब से हम अपनी थ्योरी की क्लास डिज़ाइन करेंगे, हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन कर लिया आपने, क्वेश्चन जब करते हैं आप तो आपका दिमाग जो है एकदम सीधा एकदम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पे उसमें गलती होती है तो आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, नहीं गलती हमसे हुई है। तो अगर उस समय आप थ्योरी की क्लास देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा प्लानिंग यही रहेगा कि हम जिस टॉपिक को उठाएंगे क्वेश्चन थ्योरी खल्लास कर देंगे, ठीक है। फिर आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि ये कोचिंग मतलब अपनी पाठशाला है। अभी जो हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ये टीचिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी का जो आगामी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, ठीक है। आपको इस पर हिंदी तो चली रही है, अब साथ साथ हम एसएसटी की भी प्लानिंग कर रहे हैं। एसएसटी आपको दें, मैथमेटिक्स दें, रीजनिंग दें, हम आपको सारी क्लास इस पर प्रोवाइड कराने की प्रक्रिया चल रही है अभी, और जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। और जैसे ही होगी हम आपको सारी क्लास जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे इस पर। बस आप जो है अपना प्यार जो है कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से बरसाते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे हमेशा, ठीक है। आज की क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।